तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली लिसनिंग ए टिप्स एंड ट्रिक्स है। और आज के दिन मैं आपके साथ चार स्ट्रेटजीज डिस्कस करूंगा, जिससे हम सीख सकेंगे कि किस तरह हम लिसनिंग ए पेपर को अटेम्प्ट करें, या कौन सी चीज़ें हैं जो लिसनिंग ए पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त हमें पता होना चाहिए और हमें प्रिडिक्शन करते वक्त तैयार रहना चाहिए। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम मैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ आऊंगा। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को। ऑल दो कि जो लोग पुराने हैं उन्हें ये चीज़ों को पता है, लेकिन स्टिल अगर कोई न्यू इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि जो लिसनिंग पेपर है, लिसनिंग पेपर में जो लिसनिंग पार्ट ए है उसके अंदर 24 क्वेश्चन होते हैं और वो फिलिंग द ब्लैंक्स होती है। ठीक है। और जो लिसनिंग बी पेपर है उसके अंदर 6 क्वेश्चन होते हैं और उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और आपने तीन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना था, जैसे ए बी सी है। ठीक है। और इसी तरह पार्ट सी है जिसके अंदर 12 क्वेश्चन होते हैं और 12 क्वेश्चन में से भी आपने सेम ए बी सी ऑप्शन होंगे और आपने कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो ये टोटल 42 मार्क्स बनते हैं और 42 मार्क्स में से आपने 30 मार्क्स आपके मिनिमम आपने लेने हैं, ताकि अगर आप बी ग्रेड के अंदर स्टैंड करना चाहते हैं। और मैक्सिमम आप 40s में 35 36 अपना टारगेट रखें, ताकि अच्छी तैयारी आप कर सकें। ठीक है। सो अगले जो लिसनिंग ए है, जो हमारा मेन टॉपिक है आज, इसके ऊपर हमने बात करनी है, हम फर्दर उसी के ऊपर बात करते हैं। तो लिसनिंग ए के अंदर जो है वो दो एक्सट्रैक्ट होते हैं, दो कंसल्टेशंस होती हैं। जो पेशेंट डॉक्टर के पास आया होता है या पेशेंट का रिलेटिव डॉक्टर के पास, फार्मासिस्ट के पास आया होता है और वो डिस्कशन कर रहे होते हैं किसी एक डिजीज के ऊपर। ठीक है। सो उसमें दो एक्सट्रैक्ट होते हैं और हर एक्सट्रैक्ट के 12 क्वेश्चन होते हैं और 12 क्वेश्चन के 12 ही नंबर होते हैं। तो इस तरह 24 बन जाते हैं। ठीक है। आपने जिस तरह सुनना है सेम टू सेम एग्जैक्ट आपने वही फ्रेज जो है वो लिखनी है। ठीक है। जो फ्रेज आप सुनेंगे लिसनिंग में सेम टू सेम आपने वही लिखनी है। ठीक है, एग्जैक्ट। तो उसके अंदर ये चीज है कि अगर मोस्टली जो क्वेश्चन आपका लिखा होगा, जो क्वेश्चन के अंदर जैसे आपका जो एक्सट्रैक्ट के अंदर जो फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर वर्ड्स लिखे होंगे फिलिंग द ब्लैंक्स से पहले और बाद में, वो पैराफ्रेज हो सकते हैं। मतलब लिखे वो एकेडमिक राइटिंग के अंदर होंगे और जो पेशेंट या डॉक्टर बात कर रहा होगा वो फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बात कर रहा होगा। ठीक है। तो इस स्ट्रेटजीज को प्रिपेयर करने के लिए मैंने ऑलरेडी जो है ना अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया हुआ है। आप वो जो हाफ एन आवर की प्रैक्टिस है जो आपने जीपीज बिहाइंड दैट क्लोज डोर है और 24 आवर्स एक्सीडेंट इमरजेंसी चैनल है, इन दोनों को सुने। ठीक है। और जो वर्ड आपने लिखना है वो एग्जैक्ट सेम वर्ड लिखना है जो आपने लिसनिंग के अंदर करना है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो खुद से वो मीनिंग फिट करने की कोशिश करते हैं। तो खुद से कोई मीनिंग फिट नहीं करना, जो सुनना है सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। तो यू विल नीड टू डिसाइड विच वर्ड और फ्रेज विल फिट इनटू द ब्लैंक। वही बात है कि आपने ही डिसाइड करना है कौन सा वर्ड है जो खाली जगह में आना चाहिए, जो आपने सुना है एक्चुअली। ठीक है। जो सुना है उन्हीं में से कोई आना चाहिए। ठीक है। और आपकी माइनर स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होंगी वो उसको पेनलाइज नहीं करेंगे, उसके लिए वो आपके मार्क्स नहीं काटेंगे। माइनर मिस्टेक कैसी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो एल आने थे तो आपने एक एल लिख दिया, दो एस आने थे तो शायद आपने एक एस लिख दिया। तो इस तरह के जो मीनिंग वर्ड्स हैं जिसके अंदर कोई एक कम ज्यादा हो जाए, उसके वर्ड आपने लिख दिया है, उसके साथ आपके जो हैं वो नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आपने उसका मीनिंग ही चेंज कर दिया, ठीक है, उसका टोटली वर्ड मीनिंग ही चेंज हो गया, तो देन आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसमें ये क्या होता है कि आपने जो वर्ड आपको दिया जाता है, ठीक है, आपने उस जो खाली जगह होती है स्पेशली, आपने उससे पहले देखें क्या लिखा हुआ है और उसके बाद क्या लिखा हुआ है। ठीक है। उन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या करना है कि आपने वर्ड अपना प्रिडिक्ट करना है और लिखना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इधर देखते हैं तो इधर हम देख सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है पेशेंट का नाम, लिखा हुआ है रीजन फॉर विजिटिंग, लिखा हुआ है मेडिकल हिस्ट्री, लिखा हुआ है। ये हमारे कीवर्ड्स हैं जिससे हमने प्रिडिक्ट करना है कि वो ऑडियो जो हम सुन रहे हैं वो कहाँ तक चल रही है। ठीक है। अब जैसे स्टेज 5 लिखा हुआ है, 2 years लिखा हुआ है डायग्नोज 2 years अगो, तो ये हमने ये जो खाली जगह से पहले और खाली जगह के बाद जो वर्ड लिखे हुए हैं हमने इससे प्रिडिक्ट करना है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। ठीक है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब आपने, आपके पास 10 सेकेंड है। ठीक है। 10 सेकेंड्स के अंदर आपने क्या करना है,
आपने इन दोनों जो खाली जगह है इनको प्रिडिक्ट करें। आप इमेजिन करें कि यहाँ पे जैसे स्टेज 5 है, तो वो कुछ चीज़ की स्टेज 5 है, वो डिजीज हो सकती है, ठीक है। और अगर बिगिन हेमोडायलिसिस है तो माइट भी आगे कोई टाइम फ्रेम हो सकता है कि कब हुआ। अब वो किस तरह लिखा है ये आपने सुनना है और आपने उसमें से लिखना है, ठीक है। ये आपने कहाँ से करना है, ये आपने सुनना है और उससे आपने लिखना है। मैं ऑडियो प्ले करने लगा हूँ। Nice to see you, Mr. Kelly. Oh, hello. It's nice to see you as well. So today, it's a routine appointment. So, how is everything going, Mr. Kelly? Hmm, not so great. I'm sorry to hear that. Are you having problems with your stage 5 chronic kidney disease? You were diagnosed 2 years ago, is that correct? Yeah, that's right. I'm being seen at the Advanced Chronic Kidney Disease Clinic for my renal problems. I recently decided to have hemodialysis. In general, things are going okay with that. So what's तो ठीक है। तो अब आपने सुन लिया है, तो अब आपने लिखना है आगे कि जवाब क्या हो सकते हैं, ठीक है। जो आपने सुना है स्टेज 5, जब उसने वर्ड यूज किया तो उसके बाद उसने कौन सी डिजीज का नाम लिया, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली सारी बात है, जो स्टेजेस है वो किसकी होती है, वो डिजीज की होती है। तो वो डिजीज आ रही थी तो वो डिजीज का नाम लिया, अब वो लिखना है। अब हीमोडायलिसिस जब वो बात कर रहा है तो उस दौरान वो किस टाइम फ्रेम की बात कर रहा है, किस टाइम फ्रेम को बताने के लिए, या किस वक्त उसने हीमोडायलिसिस स्टार्ट किया है, उसके लिए जो उसने वर्ड यूज किया है वो अपने लिखे, ठीक है। तो आपका टाइम फिनिश हो गया। अब हम इसके आंसर देखते हैं। अच्छा जी, तो आंसर क्या था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें उसने बोला था स्टेज 5 क्रोनिक किडनी डिजीजेज, ठीक है। डिजीज, अगर आप इसको डिजीजेज लिख देंगे तो ये जवाब आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जो एस और इस सिंगुलर और प्लूरल की जो मिस्टेक है वो उसके आपके स्पेलिंग कटेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको इसकी मिसकंसेप्शन हो जाती है कि वो सुनते सिंगुलर है लेकिन लिख प्लूरल देख देते हैं, ठीक है। और अगर सुनते प्लूरल है तो लिख सिंगुलर देते हैं। तो अगर आपने जो भी सुना है, सिंगुलर सुना है या प्लूरल सुना है, आपने सेम टू सेम लिखना है। अच्छा, अब इस कंफ्यूजन को आपने कैसे दूर करा, साथ साथ मैं आपको ट्रिक्स भी बताता जाता हूँ ना। तो देखिए, इसका बेस्ट हल ये है कि आप तो एक तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आना चाहिए कि यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म आने चाहिए कि प्लूरल फॉर्म आने चाहिए, एक तो ये चीज है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा आप जो इंग्लिश मेडिकल पॉडकास्ट है, मेडिकल जो कह लें कि चैनल्स मैंने आपको बताए हुए दो स्पेशली, आप उनको सुने। जितना ज्यादा आप इंग्लिश जो जो फॉरेनर्स हैं वो आपस में डिजीज में बात कर रहे हो, मेडिकल की बात कर रहे हो, तो जो वो कैसे फोनेटिक्स यूज करते हैं, फोनेटिक्स होता है जो साउंड वो यूज करते हैं, उससे आपका जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होगी ग्रिप, कि आप पिक कर सकते हैं कि ये प्लूरल कैसे बोल देते हैं और सिंगुलर कैसे बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई टिप नहीं है, ठीक है। अगर आप सोचते हैं ना कि आप कोई और टिप लेके इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो वो नहीं है, ठीक है। सेकंड में था जी कि बिगन हिमोडायलिसिस रिसेंटली, ठीक है। तो उसने बिगन हिमोडायलिसिस रिसेंटली बोला था, रिसेंटली मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया, और उसने कोई इससे रिलेटेड बात नहीं की, ठीक है। इसलिए इसके अंदर जवाब आना था ये आपका। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो अब आपने ये याद रखना है कि जब आपको 30 सेकंड मिलते हैं तब आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। आपने स्ट्रेटेजी फर्स्ट जो हमने बात की थी वो कौन सी थी, वो ये थी कि आपने प्रिडिक्ट द आंसर बाय लुकिंग एट द वर्ड्स डायरेक्टली बिफोर एंड आफ्टर द ब्लैंक, ठीक है। जो ब्लैंक से पहले और ब्लैंक के बाद वर्ड्स लिखे हुए हैं आपने उसको अंडरस्टैंड करते हुए आपने प्रिडिक्ट करना है आंसर, ठीक है। जैसे हमने इसके अंदर लिखा है, इसमें स्टेज 5 लिखा है, और सेम हमने ऑडियो के अंदर भी स्टेज 5 के बाद ही उसने यूज की है, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजी होगी। सेकंड स्ट्रेटेजी क्या है कि बी प्रिपेयर टू हियर डिफरेंट स्ट्रक्चर इन द सेंटेंस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है फीलिंग डैश एंड वेरी इम्पैक्ट सोशल लाइफ, या डैश इज नॉट अफेक्टेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब जो हमने इससे पहले देखा था एग्जांपल, उसके अंदर वो सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर समहाउ यूज हुआ है। उसने स्टेज 5 क्रोनिक किडनी डिजीज बोला, मतलब स्टेज 5 लिखा हुआ था और साथ उसने वो बोल दिया, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास डिफरेंट चीज ये आ गई है कि हम अब सेकंड स्ट्रेटेजी आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप अपने प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, जब आप अपने कीवर्ड जो आपके लिखे हुए हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर उनको हाईलाइट कर रहे होते हैं, तो आपने मेंटली तौर पे तैयार रहना है कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है सेम टू सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर पेपर ऑडियो के अंदर यूज नहीं होगा, ठीक है। जब आप इस चीज को पहले से तैयार होंगे ना तो फिर आपको जवाब पिक करना आसान होगा। और इस चीज के लिए ट्रिक क्या है, कैसे आप तैयार रख सकते हैं।
जैसे फीलिंग डैश एंड वेरी लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको आपने इमेजिन ये करना है कि यहाँ पे कोई फीलिंग, किसी फील से रिलेटेड चीज आनी है। आपने फीलिंग पिक करनी है, किस चीज की फीलिंग का जिक्र हुआ है, आपने वो पिक करनी है। जब आप पहले से आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे ना, इस सब की प्रिडिक्शन करने की जो बेस्ट टेक्निक है ना, वो यही है कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ जाए। तो जब सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे ना, कि आप इसके अंदर आपको पता है कि आपने फीलिंग पिक करनी है, कि जो उसने फीलिंग की बात की है वो पिक करनी है, ठीक है। और डैश में लिखा है डैश इज नॉट अफेक्टेड, माइट भी कोई ऑर्गन है या माइट भी कोई चीज है जो अफेक्टेड नहीं हुई, ठीक है। तो हमने वो चीज पकड़नी है, हमारा हमने जब इस हाईलाइट करना है, तो हम जब ऑडियो चल रही होगी तो हमें पता होगा कि हमने ऐसी चीज पिक करनी है जो इफेक्ट नहीं हुई। जब ये हमारे माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना कि हमने बस ये पकड़ना है, तो आपने ये नहीं देखना कि एग्जैक्ट सेम टू सेम वर्ड यूज हो रहे हो, इज नॉट अफेक्टेड, ये नहीं हो सकता, ठीक है। और ऑब्वियसली ये 100% बात है कि वो डिफरेंट बात वहां पे यूज करेगा, ठीक है। तो आप इसको देख लें, मैं इसकी अब ऑडियो प्ले करने लगा हूँ, और आपने ये बड़े गौर से सुनना है और आंसर अपने पास लिखने हैं, देन वी विल डिस्कस द आंसर। Solution sample test paper. So tell me, how are you feeling? I've been feeling very tired recently to the point of weariness. Okay. Any problems with your memory? No, not that I can think of. The tiredness mostly affects my social life. ठीक हो गया, तो आंसर आप लिख लें, ठीक है। मीनवाइल मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए हमने जैसे हम्म, चलिए जी हम आंसर देखते हैं। आंसर है I've been feeling very tired recently to the point क्या, of weariness. अब उसने बोला है फीलिंग वेरी टायर्ड टू द पॉइंट ऑफ वेरीनेस। अब यहाँ पे वेरी लिखा है और वहां पे वेरीनेस बोला, टू द पॉइंट ऑफ वेरीनेस। तो ये क्या है, डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसने सेम टू सेम ये नहीं बोला फीलिंग वेरी टायर्ड एंड वेरी। हो सकता है कुछ स्टूडेंट सोच रहे हो कि जहाँ पे एंड वेरी आएगा वहां भी मेरा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन उसने बोला है कि फीलिंग वेरी टायर्ड टू द पॉइंट ऑफ वेरीनेस। तो ये क्या हुआ, ये डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो आप जब सुन रहे होंगे तो आपने मेन चीज क्या याद रखनी, कि फीलिंग क्या कर रहा था, तो फीलिंग क्या कर रहा था, फीलिंग वेरी टायर्ड। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है जो सिर्फ सिंपल टायर्ड लिखाएंगे, जो सिंपल टायर्ड लिखाएंगे तो वो जवाब आपका गलत होगा, क्योंकि फीलिंग टायर्ड वेरी टायर्ड का मतलब है कि वो टायर्ड, वेरी जो है वो टायर्ड की शिफ्ट को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो वेरी टायर्ड जब आप लिखते हैं तो इसका मतलब बहुत ज्यादा टायर्ड है। अगर आप सिंपल टायर्ड लिखते हैं तो फीलिंग टायर्ड तो उसने बोला नहीं, उसने फीलिंग वेरी टायर्ड बोला है कि वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, ठीक है। तो वो कम थका हुआ था नहीं था। अगर सिंपल टायर्ड लिख दिया तो मीन वो थका हुआ था, और वेरी टायर्ड बहुत ज्यादा थका हुआ था, तो जवाब क्या था, बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए वेरी टायर्ड इसका जवाब आएगा, ठीक है। I've been feeling very tired recently to the point of weariness. Okay. Any problems with your memory? ठीक है, अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि एनी प्रॉब्लम विद योर मेमोरी, ठीक है। उसने यहाँ पे इज नॉट अफेक्टेड नहीं बोला, उसने बोला एनी प्रॉब्लम विद योर मेमोरी। तो जैसे ही उसने बोला एनी प्रॉब्लम विद, तो हमें मतलब इस चीज को गौर में रखना है। No, not that I can think of. The tiredness mostly affects my social life. ठीक है, वो कहता है नॉट। उसने बोला है कि उसने उससे क्वेश्चन किया कि एनी प्रॉब्लम विद योर मेमोरी, वो कहता है नॉट। तो कौन सी चीज इफेक्ट नहीं हुई, इसकी मेमोरी इफेक्टिव हुई, ठीक है। तो ये बहुत सारे कॉमन उनके ट्रिक्स हैं जो वो यूज करते हैं। वो डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख देते हैं आपके लिए। और जो पैराग्राफ जो ऑडियो चल रही होती है, ऑडियो के अंदर टोटली डिफरेंट वो वर्ड यूज करते हैं, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट यूज करते हैं। तो जो लोग इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड करते वो क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि जवाब लिखना कहाँ से था। और जब वो 8वें 9वें पे पहुंच जाते हैं, तब तक वो वैसे ही भूल जाते हैं कि वो किस चीज के बारे में बात हुई थी। तो जब आपको 30 सेकंड मिलते हैं, 30 सेकंड के अंदर मैंने आपको बताया भी कि आपने कोशिश करनी है कि 3 से लेके 10 तक की जो आपके प्रिडिक्शन होगी, तो प्रिडिक्शन करते वक्त आपने तब ये चीज देखनी है कि इसके अंदर मेन चीज पूछी क्या गई है। जैसे यहाँ पे उसने पूछा है नॉट इफेक्टिव, कौन सी चीज इफेक्टिव हुई, ये हमने ढूंढनी थी, और ऊपर फीलिंग ढूंढनी थी। तो ये हो गया हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी। तो अभी तक हम दो स्ट्रैटेजीज के बारे में बात कर चुके हैं। एक स्ट्रैटेजी क्या है कि आपने खाली जगह से पहले और खाली जगह के बाद
जो वर्ड लिखे होते हैं उन्हीं से जवाब अपना ढूंढना है, और डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए आपने रेडी रहना है, ठीक है। सो अब हमारी थर्ड स्ट्रेटजी क्या है? थर्ड स्ट्रेटजी में क्या कहता है कि बी प्रिपेयर टू हियर सिनोनिमस लैंग्वेज, ठीक है। अब डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर और सिनोनिमस लैंग्वेज में क्या फर्क होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या आता है कि उसके अंदर वर्ब नाउन आगे पीछे होंगे, ठीक है। टोटली डिफरेंट वो कुछ चीज बात कर देगा जो कि आप क्वेश्चन के अंदर लिखी होगी उससे टोटली हटके वो डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के बात करेगा। और सिनोनिमस लैंग्वेज के अंदर क्या होगा कि वो सिर्फ जो एक वर्ड है ना उसको डिफरेंट तरीके से यूज करेगा, सही है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं शंस लिखा हुआ है, ठीक है, और रेट्रोस्पेक्ट लिखा हुआ है। अब इसको हो सकता है वो ऑडियो के अंदर जब वो बात कर रहा हो तो ना वो शंस लफ्ज यूज करे और ना ही वो लफ्ज यूज करेगा रेट्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो लिसनिंग जब आप कर रहे होंगे तो आपने क्या करना है कि आपने जब जब देखना है कि इस तरह की वर्ड्स आए हैं, जैसे शंस आया है, जैसे रेट्रोस्पेक्ट आया है, जैसे इमोशनल आया है, जैसे ट्रबल आया है, तो आपने, अच्छा एक और कंफ्यूजन आप लोगों की दूर कर दूं कि जो मैंने 4 स्ट्रेटजीज बतानी है ना, ये ऐसे नहीं है कि हर वक्त आपने डिफरेंट स्ट्रेटजी सोचनी है। जब आपने 30 सेकंड की प्रिडिक्शन करी होनी है तो ये चारों चीजें आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। हाईलाइट करते वक्त ये चारों चीजें आपके जहन में हो कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सिनोनिमस लैंग्वेज भी वो ऊपर बोल सकता है, डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बना सकता है, और इससे पहले और इसके बाद क्या लिखा है वो भी मेरे जहन में रखना है। और चौथी स्ट्रैटेजी जब आएगी तब आपको मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो अब आपके पास 30 सेकेंड 10 सेकेंड है, आप देख लें, आपने प्रिडिक्ट करना है कि शंस डैश मील मतलब कौन सा मील है, सुबह का, शाम का, दोपहर का, कुछ इस तरह से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो अब शन वर्ड से वो क्या मीन करता है ये हमने प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। सेकंड, इन रेट्रोस्पेक्टिव नेगेटिव फीलिंग कैन बी ट्रेस्ड टू द पेशेंट्स डैश, ठीक है, टू द पेशेंट्स डैश, पेशेंट्स की कोई चीज है जिससे वो उसकी नेगेटिव नेगेटिव फीलिंग है, सही है। तो ये हमारे अब दो जो वर्ड हो गए हैं, हमने इधर इनके सिनोनिमस लैंग्वेज के लिए तैयार रहना है कि कौन सी सिनोनिमस लैंग्वेज वो यूज करेगा इनके लिए, ठीक है। तो आप टाइमिंग लीजिए, मैं इस ऑडियो को अभी बस प्ले करने लगा हूँ। I just can't bring myself to go to my chess group or go walking with a few neighbours. Also, I have been avoiding everyday activities I used to enjoy, like having a meal with my family. Mr. Kelly, during the last month, have you often been bothered by feeling down, depressed, or hopeless? Yeah, I would have to say yes. I feel that way frequently. How long would you say that you have felt bothered? To be completely honest, ever since I was a teenager. Looking back on it now, my teenage years were filled with frequent periods of emotional abuse. चलिए ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए कि उसने ना रेट्रोस्पेक्ट वर्ड यूज किया है, ना शंस किया है, ना नेगेटिव फीलिंग्स वर्ड यूज किया, ठीक है, और ट्रेस्ड भी नहीं यूज किया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सिनोनिमस नेगेटिव फीलिंग से वो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट था, तो सिनोनिमस लैंग्वेज टोटली यूज हुई है इन चीजों के लिए, ठीक है। आपने अपने आंसर्स लिख लें, तो मैं अभी आपको आंसर्स भी दिखा देता हूँ। चलिए जी, आंसर थे फर्स्ट के अंदर आना था फैमिली, और सेकंड के अंदर आना था टीनेज ईयर्स, ठीक है। अब इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, साथ साथ मैं आपको गाइड कर दूंगा। I just can't bring myself to go to my chess group or go walking with a few neighbours. Also, I have been avoiding everyday activities I used to enjoy, like having a meal with my family. ठीक है, तो अवॉइडिंग एक्टिविटीज ने बोला है, ठीक है। तो शंस क्या होता है कि किसी चीज से अवॉइड करना, किसी चीज का ना होना, ठीक है। सो वो किस चीज को अवॉइड कर रहा है, वो किस चीज को कर रहा है, वो कर रहा है फैमिली मील्स को। तो ये जो फैमिली मील्स है उसकी डेली एक्टिविटीज है रूटीन की, क्योंकि मील्स की बात हुई है ना। अगर मील्स की जगह कुछ और लिखा था तो शायद कोई और जवाब भी बन सकता था, कुछ और भी उसने बोला था ना डेली एक्टिविटीज। तो यहाँ पे मील लिख दिया है तो मोस्टली मील किसके साथ वो करता है, फैमिली मील्स की बात की है, इसलिए अवॉइडिंग वर्ड यूज हुआ है शंस के लिए और फैमिली मील आना था।
with my family. Mr. Kelly, during the last month, अब have you देखिए रेट्रोस्पेक्ट कुछ ने बोला ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, क्योंकि रेट्रोस्पेक्ट होता है जो पास्ट की चीज हो, ठीक है, तो उसने रेट्रोस्पेक्ट ड्यूरिंग द लास्ट मंथ लफ्ज उसने यूज कर दिया है, often been bothered by feeling down, depressed, or hopeless? ठीक है। नेगेटिव फीलिंग को क्या है, होपलेस, डाउन, इस तरह के वर्ड यूज किए हैं। तो आपको बताने का मकसद ये है कि जब आप अपने कीवर्ड्स आपने हाईलाइट किए हो, उधर से लिसनिंग चल रही हो, तो जब इस तरह के वर्ड्स हैं तो उसी वक्त सोचेंगे किससे कोरिलेट कर रहा है। अपने माइंड को इतना शार्प आपने रखना है कि उसी टाइम आपने कोरिलेट करना है कि अब इसकी बात आ चुकी है, ठीक है, अब मैंने तैयार रहना है। मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, पेशेंट के किसी फेस को ढूंढ रहा हूँ। कहता है कैन बी ट्रेस टू द पेशेंट्स डैश, पेशेंट का कोई फेस है जिसके अंदर उसने नेगेटिव फीलिंग और ये सारी चीजें फेस की हैं, ट्रेस टू मी उसकी, वो आपने देखना है वो कौन सा फेस है। तो वो बता रहा है कि ये इमोशंस नेगेटिव डाउन ये सब चीजें हुई हैं, और ये कब हुई हैं। Often been bothered by feeling down, depressed, or hopeless? Yeah, I would have to say yes. I feel that way frequently. How long would you say that you have felt bothered? To be completely honest, ever since I was a teenager. ठीक है, Looking back टीनेजर्स, on it now, my teenage years were filled with frequent periods of emotional. ठीक है, उसने बोला टीनेज ईयर्स फील्ड विद। अब जो कैन बी ट्रेस्ड जो है उसके लिए उसने कौन सी सिनोनिमस लैंग्वेज यूज की, फील्ड विद। अब कुछ लोगों ने लिख दिया टीनेजर्स, ठीक है, उसने टीनेजर्स भी यूज किया लफ्ज, तो वो नहीं था, क्योंकि जब उसने बोला टीनेज ईयर्स फील्ड विद, क्योंकि कैन बी ट्रेस्ड वो है फील्ड विद, जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो कहाँ से फील्ड हुई, कहाँ से फॉलो हुई, उसके टीनेज ईयर्स के साथ, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि जब भी आप अपने पेपर करते हैं तो आप मेंटली इन चीजों के लिए तैयार हैं। और दूसरी चीज, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, लिसनिंग करेंगे डेली डेली, हर रोज आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप एग्जाम डे के दिन आप इन चीजों के लिए ऑलरेडी तैयार होंगे, आपको पता होगा यार इस तरह की चीजें आती हैं, ठीक है। लाजमी नहीं सेम टू सेम वही चीज आएगी, लेकिन आप सिनोनिमस लैंग्वेज और ये सारी डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर इन चीजों के लिए तैयार होंगे। तो आगे हम अब यहाँ तक आपको होपफुली समझ आ गई है। अब हम आगे लास्ट अपनी फोर्थ स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि वो कौन सी है, ठीक है। और एक और चीज मैं रिवाइज कर दूं फिर कि ये चारों स्ट्रेटजीज हैं, ये चारों चीजें जो है, ये चारों चीजों का प्रिडिक्शन करते वक्त आपको हर क्वेश्चन के वक्त आपके लिए मेंटली तौर पर तैयार, लाजमी नहीं कि जी आपने सर ने बताया था कि इस ऐसे क्वेश्चन के लिए आप भी ऐसे सोचना है, ऐसे क्वेश्चन के लिए भी ऐसे सोचना नहीं। चारों क्वेश्चन 12 के 12 क्वेश्चन जब आप फिल कर रहे होंगे तो आपने ये देखना है कि इसके अंदर कौन सी स्ट्रेटजी यूज हुई है, और ये 4 स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, इसके अलावा यूज नहीं होती। जैसे कि आप सुनते हो तो आपने देखना कि पहले क्या लिखा और बाद में क्या लिखा, उसी तरह का जवाब होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, सिनोनिमस लैंग्वेज यूज हो सकती है, कुछ एक वर्ड को डिफरेंट सिनोनिमस लैंग्वेज में यूज किया होगा। और लास्ट स्ट्रेटजी हमारी क्या आ जाती है, लास्ट स्ट्रेटजी है कि वॉच फॉर अ कलेक्टिव वर्ड दैट मे रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब उसमें क्या है कि जो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉइंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे उन्होंने जॉइंट्स लिखा है, लेकिन जब ऑडियो चलेगी, सॉरी, तो ऑडियो के अंदर वो जॉइंट्स लफ्ज नहीं यूज करेंगे, जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स को यूज करेंगे। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन आज हम एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो वो यही है कि वो कलेक्टिव वर्ड यूज करेंगे एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑडियो में वो बहुत सारे वर्ड यूज करेंगे, लेकिन वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा होगा, एक ही वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस तरह के भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आएंगे, ठीक है। और उसमें होगा क्या कि आपने सुनना है कि जो वर्ड यूज हुए हैं बहुत सारे, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और उसकी एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। Remember seeing any blood in the vomit? No, not that I can recall. Have you been experiencing any other symptoms over the past couple of weeks? Yes, I have. For about 2 weeks, I have had these aching pains in my knees, elbows, and wrists. Answer to question 3. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसने, हम इसको दोबारा भी एक बार सुन लेंगे। अभी आपने देखा उसने जॉइंट लफ्ज नहीं यूज किया, उसने क्या यूज किया है, नी और रिस्ट, ठीक है। उसने क्या यूज किया है, नीज और रिस्ट।
इट्स मीन के पेपर के अंदर आपने ये नहीं कि जॉइंट को वेट कर रहे हैं कि जॉइंट की पेन की वो बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो उसने जॉइंट की बात ही नहीं की, उसने बात क्या की है, एक्टिंग पेन किस जगह पे हो रही है, हम जिसमें सुनते हैं। Okay. Do you remember seeing any blood in the vomit? No, not that I can recall. Have you been experiencing any other symptoms over the past couple of weeks? Yes, I have. For about 2 weeks, I have had these aching pains in my knees, elbows, and wrists. ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्लियरली बोला कि एकिंग पेन्स कहाँ पे होंगे, इसको नीज और रिस्ट में। और नीज और रिस्ट क्या होते हैं, हमारे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। सो ये होगी चौथी स्ट्रेटजी, ठीक है। होपफुली आपको ये चारों स्ट्रेटजीज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और आज की हमारी प्रेजेंटेशन यही है, सही है। तो मेरा जो मैसेज है वो आप सबके लिए यही है कि इन सब चीज़ों की परफेक्शन तब होगी जब आप अपनी परफेक्शन लेके आएंगे। परफेक्शन कैसे आएगी, प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। आपको ये मैंने 4 स्ट्रेटजीज बता दी हैं। अब इन 4 स्ट्रेटजीज को ध्यान में रखते हुए आप 10, 12, 15 पेपर अटेम्प्ट करें। ऑटोमेटिकली फिर जब आप 15वां पेपर कर रहे होंगे सॉल्व, तो आपको माइंड आपका पहले से तैयार हो जाएगा कि यहाँ पे मैंने कोई डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज हुआ है, यहाँ पे सिनोनिमस भी सिर्फ यूज हो रही है, और माइंड भी यहाँ पे कलेक्टिव वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अंदर रखिए, और अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं उस क्वेश्चन को